जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एससी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में। और वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर देना। अब जरा समझो, क्या गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं, क्या पढ़ना है बाबू? तो गुप्त ऊष्मा पढ़ना है। गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ई एगो का है तो ई एगो पदार्थ है। ई का है पदार्थ, जरा ध्यान से समझेगा। ई एक पदार्थ है। ई पदार्थ तो है लेकिन ई गरम है। ई का है बाबू? ई का है गरम, मतलब इसका कुछ ना कुछ का होगा, तापमान होगा। अब मान लेते हैं कि एक का तापमान है 80 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 80 डिग्री सेल्सियस। बता, ई का है तो एक पदार्थ है और ई किस अवस्था में है तो गर्म। अब बता, इस पदार्थ का तापमान कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ई अभी है चरखूट। ई अभी किस अवस्था में है? चरखूट अवस्था में। लेकिन क्या करें कि इसको हम बदलना चाहते हैं। इसको चरखूट से मान लेते हैं, इसका कोई और रूप में बदलना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में एकरा हम लोग नीचे से का देंगे? उष्मा। उष्मा मतलब ताप देंगे, गरम करेंगे। इसको क्या कर रहे हैं? गरम। अच्छा बताओ, गरम कर रहे हैं मतलब इसको का दे रहे हैं बाबू? तो इसको दे रहे हैं एक प्रकार से का दे रहे हैं? उष्मा। अब जरा ध्यान से सुनेगा। जब उष्मा दिए तो एकर अवस्था बदल गया। पहले था चरखूट, लेकिन जब ये बदला तो ये हो गया इस रूप में। इस रूप में हो गया। इसका जो ढांचा था, ये ढांचा पूरी तरह से का हो गया? बदल गया। पूरी तरह से एकर ढांचा का हो गया, मतलब इसकी अवस्था का हो गया बाबू? इसकी अवस्था का हो गया? बदल गया। अब जरा ध्यान से समझेगा कि गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं। अच्छा बताओ, पहले कितना डिग्री पर था कि गर्म था? 80 डिग्री तक। यानी इसके तापमान को एकदम स्थिर रखे 80 के 80, और बाहर से कहा दिए उष्मा। तब उस कंडीशन में इसकी अवस्था का हो गया? इसकी अवस्था बदल गया। इसकी अवस्था का हो गया बाबू? बदल गया। तो अवस्था बदला कब? हम लोग उष्मा दिए तब ना। और यही उष्मा को क्या कहेंगे? गुप्त उष्मा। बात समझ में आया? क्या बताएं कि कोई पदार्थ था पहले से गर्म था, कितना डिग्री? 80 डिग्री। लेकिन इसके अवस्था को हम लोग बदलना चाहते हैं, तब बाहरी से कहा दिए उष्मा। अब बाहरी से जब उष्मा दिए तब पहले चरखूट था, देखो अब ये कैसे रूप में हो गया। यानी हमारा कहे के मतलब है कि तापमान को स्थिर रखे, नियत रखे, या सिर्फ कैसी रहा, तापमान को नियत रखें। और नियत रखने के बाद इस पदार्थ में का दिए उष्मा। तब उसके बाद ये पदार्थ की अवस्था पूरी तरह से का हो गया? बदल गया। तो इसको बदलने के लिए जो उष्मा दिए ना, यही उष्मा को क्या कहेंगे? गुप्त उष्मा। क्लियर? अब जरा एक बात एग्जांपल से और समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम गर्म है 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस तो गर्म है, लेकिन हमारा अवस्था को बदल के पानी बनाना चाहता है, मतलब राख के रूप में बदलना चाहता है। तो अलगे से 100 डिग्री और उष्मा दे दिया, तब बताओ हम बदलेंगे कि नहीं? हम जलकर राख हो जाएंगे, पानी के रूप में हो जाएंगे। तो बाहर से जो हमको उष्मा दिया, उसी को क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। क्लियर? यहाँ से एक बात याद रखना कि गुप्त उष्मा का SI मात्रा क्या होता है, तो याद रखना जूल प्रति किलोग्राम। क्या होता है बाबू? तो जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त उष्मा का SI मात्रा क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त उष्मा किसको कहते हैं? तब कोई पदार्थ के तापमान को नियत रखकर इस पदार्थ के अवस्था को बदलने के लिए जो उष्मा दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। क्लियर? उसके बाद गुप्त उष्मा का SI मात्रा क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से समझेगा। सवाल क्या बनता है? सवाल यही है कि दो गो व्यक्ति है। कितना व्यक्ति? दो व्यक्ति। वो व्यक्ति जल गया कोची से? उबला पानी से। उबला पानी। उबला पानी मतलब गर्म पानी से जला। और एक आदमिया था,
वो जल गया कौची से, भाप से। तो बताओ सबसे ज्यादा कष्ट किसको होगा, तो याद रखना जो भाप से जलेगा उसको सबसे ज्यादा कष्ट होगा। मतलब जो व्यक्ति भाप से जलेगा ना उसका शरीर ज्यादा लहर देगा, ज्यादा लहर देगा मतलब इसका गुप्त उष्मा का है, इसका गुप्त उष्मा का है बाबू, तो इसका गुप्त उष्मा अधिक है। क्लियर हुआ। तो सवाल क्या पूछा जाएगा कि उबला पानी से के अपेक्षा भाप से जलता है तो उसको अधिक कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि भाप के गुप्त उष्मा का होता है सबसे ज्यादा होता है, भाप के गुप्त उष्मा का होता है अधिक होता है, इसीलिए उस व्यक्ति को भाप से जब जलेगा ना तो उसको अधिक जलन महसूस होगा। यहाँ तक बातें समझ में आया या नहीं, हाँ या ना। तो सबसे पहले क्या बताएं कि तापमान को स्थिर रखकर वस्तु के अवस्था को बदलने के लिए जो उष्मा देंगे उसको क्या कहेंगे, गुप्त उष्मा। क्लियर। अब उसके बाद क्या बताएं, उसके बाद यही बताएं कि गुप्त उष्मा का एसआई मात्रा का होता है तो जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद क्या बताएं कि उबला जल की अपेक्षा कोई व्यक्ति भाप से जलता है तो ज्यादा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि भाप के गुप्त उष्मा का होता है सबसे ज्यादा होता है, भाप के गुप्त उष्मा सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसको ज्यादा जलन महसूस होता है, और ज्यादा जलन महसूस होगा तो उसको ज्यादा कष्ट होगा। अब यहाँ से दो वैरायटी के प्रश्न बनता है, दोनों ध्यान से समझेगा। अगर गुप्त उष्मा समझ में आया तो निश्चित है ये दोनों वैरायटी के सवाल भी आपसे बनेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ई का बना दिए बाबू, तो ई एगो पदार्थ है, ई का है एगो, एगो ये पदार्थ है। अब बताओ ई पदार्थ ठोस रूप में है, ई किस रूप में है, ई पदार्थ किस रूप में है, ठोस रूप में। अब जरा ध्यान से समझेगा, लेकिन इस ठोस रूप में है, इसको नीचे से हम लोग खूब गर्म किए, इसको हम लोग नीचे से खूब का किए, गर्म। अब गर्म किए तो ई बदल गया, ई बदल गया द्रव के रूप में। किस में बदल गया, द्रव के रूप में। अच्छा बताओ गर्म किए मतलब का दिए, उष्मा, का दिए उष्मा। बताओ पहले किस रूप में था, ठोस रूप में, इसको खूब गर्म किए मतलब उष्मा दिए, तो उस कंडीशन में किस में बदल गया, द्रव के रूप में बदल गया। द्रव के रूप में बदला मतलब ई गाला होगा तबे ना द्रव के रूप में बदला। अब बताओ इसको द्रव के रूप में बदलने के लिए क्या दिए, उष्मा, और जो उष्मा दिए ना यही उष्मा को कहते हैं गलन के गुप्त उष्मा। इसी उष्मा को क्या कहते हैं, गलन के गुप्त उष्मा, गलन के गुप्त उष्मा। गलन के गुप्त उष्मा समझ में आया। सिंपल सा छोटा सा बात याद रखना है कि ठोस को उष्मा देंगे मतलब गर्म करेंगे तो कुछ चीज में बदल जाएगा, द्रव में, तो उस कंडीशन में जो उष्मा दिए हैं उसी को क्या कहते हैं, गलन के गुप्त उष्मा। क्लियर। अब यहाँ से एक सवाल का पूछा जाता है, बर्फ तो सब देखा होगा। अच्छा बर्फ को खुला जगह में छोड़ देते हैं तो बर्फ का होता है, पिघलता है। अब पिघल के किस रूप में हो जाता है, द्रव के रूप में, यानी पिघल रहा है तो उसी को कह सकते हैं गल रहा है। तो यहाँ से सवाल का पूछता है कि बर्फ के गलन के गुप्त उष्मा कितना होता है, तो याद रखना 80 कैलोरी। कितना, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। याद हुआ। सबसे पहले ये बताओ गलन के गुप्त उष्मा किसको कहेंगे, तो जब ठोस को गर्म करेंगे और गर्म करने के लिए जो उष्मा देंगे उसके बाद वो द्रव में बदल जाएगा तो उसी को कहेंगे गलन के गुप्त उष्मा। उसके बाद बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितना होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। क्लियर। आप जरा ध्यान से समझेगा, ये तो द्रव के रूप में है। अब हम लोग द्रव को गर्म करेंगे, अब हम लोग किसको गर्म करेंगे, द्रव को। अब द्रव को गर्म करेंगे तो द्रव को गर्म करेला का देंगे, इसको तो का देंगे बाबू, तो उष्मा देंगे, का देंगे, उष्मा। और जब उष्मा देंगे तो ई द्रव किस में बदल जाएगा, गैस में। किस में बदल जाएगा, गैस में। अब गैस में बदला मतलब वाष्प के रूप में। जब ये द्रव को गर्म करेंगे तो द्रव को जब गर्म करेंगे तो भाप के रूप में ऊपर निकलेगा कि नहीं। अब भाप के रूप में जो द्रव ऊपर निकलता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं वाष्प। उसी को किस नाम से जानते हैं, वाष्प। अच्छा बताओ द्रव को
खौलाए, गर्म किए। गर्म किए मतलब उसको कहा दिए उष्मा। अब उष्मा दिए तो किस रूप में बदल गया, वाष्प के रूप में बदल गया। तो जो उष्मा दिए ना, इसी को कहेंगे वाष्पन के गुप्त उष्मा। इसी को क्या कहेंगे बाबू, इसी को कहेंगे वाष्पन के गुप्त उष्मा। इसी को क्या कहेंगे, वाष्पन के गुप्त उष्मा। क्लियर हुआ या नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले याद रखना, ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो उष्मा देंगे उसको गलन के गुप्त उष्मा कहेंगे, और द्रव से वाष्प में बदलने के लिए जो उष्मा देंगे उसको कहेंगे वाष्पन के गुप्त उष्मा। क्लियर। उसके बाद यहाँ से सवाल का बनता है, बर्फ के गलन के गुप्त उष्मा कितना होता है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब यहाँ से एक सवाल का पूछता है कि अच्छा ये बताओ, जाल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब जाल को गर्म करेंगे तब भाप के रूप में वो ऊपर निकलेगा, और भाप के रूप में ऊपर निकलता है उसी को तो वाष्प कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि जल के वाष्पन के गुप्त उष्मा कितना होता है। तो याद रखना 540, क्या 540 कैलोरी प्रति ग्राम। सी से क्या हो गया, कैलोरी हो गया, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। यहाँ से ये वाला बात भी याद रखना कि बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितना होगा, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और उसके बाद जल के वाष्पन के गुप्त उष्मा कितना होगा, तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम। क्लियर हुआ, इतना बातें समझ में आया। सवाल पूछ सकते हैं, बताओ तो कोई ठोस को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद वो द्रव में बदल जाएगा, तो उसमें जो उष्मा दी है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे गलन के गुप्त उष्मा। अब द्रव को यदि वाष्प में बदलने के लिए जो उष्मा देंगे उसको क्या कहेंगे, वाष्पन के गुप्त उष्मा। उसके बाद बताओ, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितना होता है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और उसके बाद जल के वाष्पन के गुप्त उष्मा कितना होता है, तो याद रखना 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अब जरा एक पॉइंट और समझेगा, एकदम ध्यान से समझेगा। ई है बाबू बर्फ, ई का है बर्फ। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई तो बर्फ है, ई बर्फ है। अब बता, ई बर्फ है तो बता एक तापमान कितना होगा, तो सब कोई जानता है कि पानिया ठंडा होते होते यदि 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है तब वो किस रूप में बदल जाता है, बर्फ के रूप में। लेकिन फिर भी ये बर्फा पिघल रहा है, फिर भी ये बर्फा का हो रहा है, पिघल रहा है। तो बर्फा पिघल रहा है, इसको रोकने के लिए इसमें का मिला देवा जाता है, नमक। इसमें का मिला दिया, नमक या नमक। जब ई बर्फा में निमकवा को मिला देते हैं तो एक पूरा तापमान कम जाता है। इसका पूरा तापमान क्या होता है बाबू, कम जाता है। कमे के मतलब 0 से भी कम जाता है, और इसका पूरा तापमान कम जाता है। और कम के कितना हो जाता है, तो -22 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाता है, कम जाता है। बता 0 पर तो पिघल रहा था, एकरा में नमक मिला दिए तो एक तापमान और कम गया, कितना हो गया, -22 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो ये बर्फ पिघलेगा नहीं, पिघलेगा। इसी को कहते हैं हिमांक मिश्रण। इसी को क्या कहते हैं बाबू, इसी को कहते हैं हिमांक मिश्रण। इसी को क्या कहते हैं, हिमांक मिश्रण। तो यहाँ से ये वाला बात जरूर याद रखना कि बर्फ में जब नमक को मिला देंगे तो एगो मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण को क्या कहते हैं, हिमांक मिश्रण। क्लियर। अब यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि हिमांक मिश्रण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो याद रखना, गुल्फी खाया है तो गुल्फी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, हिमांक मिश्रण के। गुल्फिया जब खरीदता होगा तो खाते खाते डंटिया के नीचे वाला भाग में हल्का नमक की मात्रा होता है। उसके बाद आइसक्रीम बनाने में, क्या बाबू, आइसक्रीम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो हिमांक मिश्रण का उपयोग किया जाता है। हिमांक मिश्रण समझ में आया किसको कहते हैं, समझ में आया या नहीं। हिमांक मिश्रण का हो या इसी को कहीं कहीं का लिखल मिलेगा, हिम मिश्रण। क्लियर है या ना, हिम मिश्रण समझ में आया या नहीं, आया समझ में। क्या कहते हैं, हिम मिश्रण किसको कहेंगे, तो बर्फ में
जब किसको मिला देंगे, बर्फ में जब नमक को मिला देंगे तो जो मिश्रण बनेगा उसी को क्या कहते हैं, हिम मिश्रण। और हिम मिश्रण का उपयोग कौची कौची में करते हैं, तो गुल्फी बनाने में, आइसक्रीम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो हिम मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। बताओ हिम मिश्रण का तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस से भी कम। तो याद रखना हिम मिश्रण का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तो कम हो जाता है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में। अब हम लोग किसको बारे में पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में। अब जरा इसको समझना कि वाष्पीकरण किसको कहता है। बातें समझ में आया, गुप्त ऊष्मा समझ में आया या नहीं। अब जरा ध्यान से समझेगा वाष्पीकरण किसको कहते हैं। ई एगो बर्तन है, ई एगो का है बाबू, ई एगो बर्तन है। एकरा में पूरी तरह से का भरल है, पानी। इसमें पूरी तरह से का भर दिए हैं, पानी। अब इसको हम लोग खूब का करिए, गरम। इसको खूब का किए, ये चूल्हा है, ये का है, चूल्हा। इसको खूब का किए, गरम। और जब गरम करेंगे तो ये पानिया खोलेगा, और खोलने के बाद ये भाप के रूप में, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में कहाँ निकलेगा, ऊपर निकलेगा। जो वाष्प ऊपर निकल रहा है ना, यही वाष्प को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्लियर। क्या बताएं कि कोई द्रव को गर्म करेंगे तो वो द्रव खोलेगा, और खोलने के बाद वह द्रव भाप या वाष्प के रूप में ऊपर निकलेगा, उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। यहाँ से एक सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है, जरा ध्यान से समझेगा। सवाल यही बनता है कि ई एगो बर्तन है, ध्यान से देखिएगा, और एगो ई बर्तन है, और एकरा में भी पूरी तरह से पानी है, एकरा में भी पूरी तरह से का है, पानी है। इसको भी एकदम समान तापमान पर का कर रहे हैं, इसको भी समान तापमान पर गर्म कर रहे हैं, और इसको भी समान तापमान पर का कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तब बताओ वाष्पीकरण सबसे ज्यादा केकरा में होगा, तो वाष्पीकरण एकरा में का होगा, अधिक होगा। वाष्पीकरण एकरा में का होगा, अधिक होगा। काहे अधिक होगा, तो एक बात याद रखना, एकर क्षेत्रफल इतना बड़ा है और एकर क्षेत्रफल इतनी सुख है, तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, उसमें वाष्पीकरण की घटना का होगा, तेजी से होगा। क्लियर, हाँ या ना। क्या बताएं कि जिसमें वाष्पीकरण, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें वाष्पीकरण का होगा, अधिक होगा। क्लियर। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो कोई द्रव गर्म होगा और गर्म होने के बाद वाष्प के रूप में वो बाहर निकलेगा, तो उस कंडीशन में वही वाष्प को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। और जिस द्रव का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका वाष्पीकरण अधिक होगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका वाष्पीकरण का होगा, कम होगा। अब हम लोग को पढ़ना है प्राशीतक के बारे में। अब प्राशीतक के बाद हम लोग को पढ़ना है आपेक्षिक आर्द्रता के बारे में। दोनों जरा समझा देते हैं साथे साथे। क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है अब हम लोग को प्राशीतक के बारे में। किसके बारे में बाबू, तो प्राशीतक। आप उसके बाद पढ़ना है किसके बारे में, तो पढ़ना है आपेक्षिक आर्द्रता के बारे में। आपेक्षिक आर्द्रता के बारे में पढ़ना है। अब जरा ध्यान से समझेगा कि प्राशीतक किसको कहते हैं। प्राशीतक साफ देखा होगा, ये प्राशीतक है ना, एकरे बोलचाल की भाषा में किताबा में लिखल रहेगा का, रेफ्रिजरेटर। का लिखा रहेगा, रेफ्रिजरेटर। और एकरा हम लोग अपन भाषा में का बोलते हैं बाबू, फ्रिज। आप तो बातें समझ में आ गया होगा। अब बताओ फ्रिज का काम का होता है, फ्रिज का काम होता है वस्तु को का करना, ठंडा करना। क्लियर। फ्रिज का काम का होता है, रेफ्रिजरेटर का काम का होता है, तो वस्तु को का करना, ठंडा करना। और ये प्राशीतक या रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में एगो गैस होता है, उस गैस का नाम है फ्रियॉन। उस गैस का नाम का है बाबू, फ्रियॉन। उस गैस का नाम का है, फ्रियॉन। और यही फ्रियॉन फ्रिज के अंदर वाला भाग को का करने के काम करता है,
ठंडा करने का काम करता है। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, बताओ प्रशीतक का काम क्या है? वस्तु को ठंडा करना। प्रशीतक में एक गैस होता है जिसका नाम क्या है? फ्रियॉन। यही फ्रियॉन गैस वस्तु को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। बातें क्लियर? एक सवाल और याद रखना कि रेफ्रिजरेटर के दरवाजा को यदि खोल देंगे तो घर के तापमान का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? अब जरा समझेगा क्या? आपेक्षिक आर्द्रता, ये समझना। ई पृथ्वी है, ई का है बाबू? पृथ्वी। और ई बादल है, ई का बादल। अब बता, एकरा में विभिन्न प्रकार के का उड़ते रहता है? गैस उड़ते रहता है। गैस उड़ते रहता है कि नहीं? लेकिन गैस उड़ रहा है, लेकिन गैस में नमी है। गैस में का है? नमी। नमी मतलब ओकरा में का है? पानी की मात्रा है। या उसी को कहेंगे ओकरा में थोड़ा सा का है? आर्द्रता है। मतलब कि गैस उड़ रहा है और गैस में थोड़ा सा नमी है, थोड़ा सा पानी की मात्रा है, तो उसी को क्या कहेंगे? आर्द्रता। मतलब मौसम का होना चाहिए? ठंडा। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता मतलब होवे करता है नमी। आर्द्रता मतलब होता है क्या? नमी। और नमी मतलब उसमें कौची की मात्रा होना चाहिए? नमी मतलब उसमें पानी की मात्रा होना चाहिए। नमी मतलब उसमें कौची की मात्रा होना चाहिए? पानी की मात्रा होना चाहिए। अब यहाँ से सवाल का बनता है कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है कौची से? तो याद रखना, हाइग्रोमीटर से। कौची से मापा जाता है बाबू? हाइग्रो। याद रखना, आर्द्रता को मापा जाता है कौची से? हाइग्रोमीटर से। कौची से मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है कौची से? आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता मतलब उसमें कौची की मात्रा होगा? नमी। नमी मतलब उसमें हल्का सा पानी की मात्रा होगा या जल वाष्प की मात्रा होगा, यानी पूरा माहौल का होगा? ठंडा। उसी को क्या कहेंगे? आपेक्षिक आर्द्रता। ये ज्यादातर ठंडे के मौसम में देखने के लिए मिलता है। ठंडा के मौसम में कुहासा होता है ना, तो कुहासा में पानी की मात्रा होता है, वही कुहासा का कहलाएगा? अपेक्षिक आर्द्रता कहलाएगा। और अपेक्षिक आर्द्रता को कौची से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। क्लियर? बातें समझ में आया? आया या नहीं? बस रहने दिया जाए, बाकी हम लोग शेष अगले क्लास में पढ़ेंगे।